फ्रेंड्स, आज हम लोग सैम्पलिंग को समझने का कोशिश करेंगे। रिसर्च में सैम्पलिंग होता क्या है। तो सबसे पहले हमने आपको जो स्टेप्स था उसको क्लियर किया था। एक बार हम जस्ट रिव्यू करते हैं कि रिसर्च का स्टेप्स क्या था यहाँ पे। तो रिसर्च का जो स्टेप्स था, सबसे पहला स्टेप्स था क्या हमारा, प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट करना होता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, हमारा लिटरेचर को रिव्यू करना होता है। और हम लोग इसका मतलब क्या होता है ये भी हमने प्रॉपर देखने का कोशिश किया था। थर्ड स्टेप जो हमारा होता है, लिटरेचर को रिव्यू जब हम करते हैं तो हमारे मन में क्या बनता है, एक हाइपोथेसिस तैयार करते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या होता है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, हम लोग रिसर्च को डिजाइन करते हैं। रिसर्च डिजाइन करने के बाद हम लोग पहुंचते हैं किसकी ओर, सैंपलिंग की ओर। ठीक है। और सैंपलिंग के बाद हमारा स्टेप्स क्या होता है, डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को एनालाइज करना। तो हमारे पूरे रिसर्च में जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है, जो मेजर एस्पेक्ट होता है, वो डेटा को कलेक्ट करना और डेटा को एनालाइज करना। और हमने आपको पहले भी बताया और यूजीसी ने भी फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछा है कि रिसर्च एथिक्स मेनली जो है किसके लिए जरूरी होता है। तो आंसर क्या होगा हमारा, डाटा कलेक्शंस के लिए जरूरी होता है, डाटा एनालिसिस के लिए जरूरी होता है। वहां पे रिसर्च एथिक्स जो है मैक्सिमम जो है आपका क्या होता है, यूजफुल होता है। रिसर्च एथिक्स को फॉलो करना वहां पे क्या होता है, बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पे हम लोग आज सबसे पहले देखेंगे सैंपलिंग को, प्रॉपर वे में समझने का कोशिश करेंगे कि सैंपलिंग होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, जो सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग क्या है आपका, मेथड ऑफ सिलेक्शन है। सैंपलिंग क्या है आपका, मेथड ऑफ सिलेक्शन है। यानी हम किसी भी चीज को कैसे सिलेक्ट करेंगे। सिंपल सा बात समझने का कोशिश कीजिए। सैंपलिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए 10th का पेपर होता है या 12th का पेपर होता है, एक सैंपल पेपर होता है, एक नमूना होता है। सैंपलिंग क्या होता है, नमूना या प्रतिदर्श होता है, जिसमें हम एक आइडियल चीजों को क्या करते हैं, सिलेक्ट कर करके बच्चों को देते हैं और बच्चे जो है उसके अनुसार तैयारी करते हैं। एक आपको एक स्टैंडर्ड दिखाया जाता है कि इस स्टैंडर्ड से, इस अप्रोच से या इस तरह से क्वेश्चंस को क्या किया जाएगा, पूछा जा सकता है। तो वहां पर सैंपल पेपर में हम लोग देखते हैं क्या, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस को, आइडियल क्वेश्चंस को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है। तो फ्रेंड, इसी तरह से जब हम रिसर्च में देखते हैं तो रिसर्च में भी क्या होता है, हमारा मेथड ऑफ सिलेक्शन होता है। किसी भी चीज को हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक हमें डाटा कलेक्ट करना है, किस तरह का डाटा कलेक्ट करना है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सैंपलिंग मेथड को यूज करते हैं। सैंपलिंग से हमें क्या होता है कि हम जो है बेहतर से बेहतर चीजों को सिलेक्ट करने में सक्सेस हो पाते हैं। ठीक है। तो सैंपलिंग एक क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन है, चुनने का एक तरीका है। प्रतिदर्श क्या है, चुनने का एक तरीका है ना। तो सिंपल सा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यूजीसी जितना इतना ज्यादा टफ क्वेश्चंस पूछ नहीं रही है, तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि सैंपलिंग क्या है, एक सिलेक्शन का है तरीका है, मेथड ऑफ सिलेक्शन है। किसी चीज को आप सिलेक्ट कैसे कर सकते हैं ये बताने का काम कौन करता है, हमारा सैंपलिंग करता है। क्लियर कट है। अब हम यहाँ पे दूसरा पॉइंट यहाँ पे लेकर के आए। तो सबसे पहले आपको क्लियर हो गया कि सैंपलिंग जो है, सैंपलिंग क्या है आपका, मेथड ऑफ सिलेक्शन है। सैंपलिंग क्या है हमारा, मेथड ऑफ सिलेक्शन है। और उसके बाद हम देखते हैं कि सैंपलिंग जो है दो तरह का होता है जनरली। एक होता है हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, एक हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। दूसरा हमारा जो होता है वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। पहला हमारा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब ही होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना, यानी किसी के भी चुने जाने की संभावना जिधर होगा ना, किसी के भी चुने जाने की संभावना आपको जिधर दिख रही है, वो हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का पार्ट होता है। नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या हुआ कि आपने दूसरे के चुने जाने की संभावना को क्या किया, खत्म कर दिया। यानी यहाँ पे क्या होता है, किसी के भी चुने जाने की संभावना को आपने क्या किया, संभावना को आपने क्या किया, खत्म कर दिया। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मतलब क्या हो गया, संभावना, यानी यानी यहाँ पे आपको संभावना है किसी के भी चुने जाने की संभावना होती है, किसी के भी चुने जाने की संभावना होती है यहाँ पे।
प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप क्या देखते हैं, किसी के भी चुने जाने की संभावना होती है, और जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में भी जो आप क्या करते हैं, दूसरे को चुने जाने की संभावना को आप क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं। अब इसके एग्जांपल देखेंगे या टाइप्स देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, पहले हमने देखा सैंपलिंग क्या होता है, मेथड ऑफ सिलेक्शन है। सैंपलिंग क्या हमारा मेथड ऑफ सिलेक्शन है। फिर हम लोग देखते हैं कि सैंपलिंग दो तरह से होता है, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। अब इसके टाइप्स का बात करते हैं तो यहाँ देखने का कोशिश कीजिएगा, तो इसके टाइप्स बहुत आसानी से आपको दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो पहला टाइप्स है आपका क्या है, रैंडम सैंपलिंग। रैंडम सैंपलिंग। तो रैंडम सैंपलिंग में हम लोग क्या देखते हैं कि जो रैंडम सैंपलिंग होता है उसमें, जैसे मान लीजिए एक बॉक्स है, बॉक्स में अलग अलग कलर के आपका जो है बॉल पड़ा हुआ है, तो आप जैसे ही उसके अंदर हाथ डालिएगा तो किसी के भी आने की संभावना हो सकती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि रैंडम सैंपलिंग, यानी इसको हिंदी में यादृच्छिक प्रतिदर्श कहा गया है। तो रैंडम सैंपलिंग में किसी के भी चुने जाने की संभावना हो सकती है। इसी तरह से इसको एक ऐसे समझने का कोशिश कीजिए, जैसे क्लासरूम है, क्लास में जब टीचर पढ़ाते हैं तो वो किसी को भी आपको क्या कर सकते हैं कि खड़ा होकर कर सकते हैं कि आपने क्या समझाया, कैसे समझाया, इसको आप क्या कीजिए, इंटरप्रेट कीजिए, इसको आप बताने का कोशिश कीजिए। तो जो रैंडम सैंपलिंग होती है, तो रैंडम सैंपलिंग हमें क्या दिखती है, रैंडम सैंपलिंग हमें क्या शो करता है कि आप रैंडमली किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो किसी के भी चुने जाने की संभावना यहाँ पे होती है। इसलिए ये क्या है, हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। क्लियर कट है। दूसरा हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, सिस्टमैटिक सैंपलिंग होता है। इसको हिंदी में हम लोग क्रमबद्ध सैंपलिंग कहते हैं। सिस्टमैटिक सैंपलिंग यानी कि क्रमबद्ध प्रतिदर्श या नमूना। अब देखिए क्रमबद्ध का मतलब हो गया, इसको प्रैक्टिकल समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे आप क्लासरूम में टीचर ने कहा कि हर चौथा बच्चा क्या हो जाइए, हर रो से चौथा बच्चा क्या हो जाइए, खड़ा हो जाइए। अब वहां पर उन्होंने क्या किया, क्रम से चाहा, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि हर चौथा बंदा में कौन कौन से बंदा क्या होगा, कौन कौन सा स्टूडेंट क्या होगा, सिलेक्ट होगा। तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग में भी क्या देखते हैं, तो सिस्टमैटिक सैंपलिंग जो होता है उसमें क्या होता है कि हर आप चौथा यानी अपने डिजायर को आप चाहते हैं, लेकिन वो डिजायर क्या होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए। एक पर्टिकुलर नंबर्स को ही आप क्या करते हैं, वांट करते हैं। आपका चाहत है कि हमारा यही पर्टिकुलर नंबर क्या हो, आए, लेकिन वो पर्टिकुलर नंबर में कौन आएगा ये आपका फिक्स नहीं है। दैट्स व्हाई सिस्टमैटिक सैंपलिंग इज कंसीडर्ड अंडर प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। क्लियर कट है। अब आते हैं जो तीसरा जो है, इसको थोड़ा सा इनलार्ज करके आपको समझा देते हैं। एक है आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग यानी इसको हम लोग कहते हैं स्तरीकृत। स्तरीकृत जो है, स्तरीकृत सैंपलिंग यानी स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो होता है ना, उसको जनरली हम यूज करते हैं जब हमारा सैंपलिंग का जो आपका कॉम्बिनेशंस होता है वो हेट्रोजीनस नेचर का होता है। हेट्रोजीनस नेचर का मतलब क्या हो गया, अलग अलग तरीके होते हैं। हेट्रोजीनस का मतलब होता है अलग अलग तरह का, उसमें आपके पास है, उसमें से आप जब लेकर के आएंगे तो आपको हेट्रोजीनस, देखिए हेट्रोजीनस को इसको स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होता है। मानिए बहुत सारे आपका क्लास में बहुत सारे आपने यहाँ पे है, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज, गर्ल्स, गर्ल्स, बॉयज। ये देखिए आपको क्या है, अलग अलग चीजें यहाँ पे आपको दिख रहा है, बॉयज, आपको गर्ल्स, बॉयज, गर्ल्स, इस तरह से आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन यहाँ पे क्या हो रहा है, शो अप हो रहा है। हेट्रोजीनस नेचर का है, यानी अलग अलग चीजें आपके पास है, तो आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग को यूटिलाइज करते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप यहाँ से आप क्या किए, एक लेयर हो गया बॉयज और गर्ल्स का, फिर आपने कहा कि हमें इसमें से जो मास्टर कर रखा है वो आ जाए, तो मास्टर को आपने सिलेक्ट किया, तो इसमें से कुछ बंडल आपके सामने आ गया, बॉयज और गर्ल्स का कुछ बंडल्स आपके सामने आ गया। बॉयज और गर्ल्स का पर्टिकुलर नंबर आपके सामने क्या हो रहा है, आ रहा है, जो क्या कर रखा है, मास्टर कर रखा है। फिर आपने कहा कि हमें जो इसमें जो नेट या जेआरएफ क्वालिफाइड है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है वो आ जाए, तो आपको क्या हो गया, इसमें से कुछ बच्चे आ रहे हैं। यानी आप देख रहे हैं क्या
कि एक बड़ा सा लेयर में से, बड़ा सा चीजों में से क्या हो गया, एक छोटा सा लेयर आया, फिर छोटा सा एक लेयर बन रहा है। यानी आपको क्या बन रहा है, स्ट्रेटिफिकेशंस में डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है, हेट्रोजेनस कैरेक्टर्स होता है स्ट्रेटिफिकेशंस में। ये चीजें ध्यान रखने की जरूरत है। स्ट्रेटिफाइड के लिए जरूरी है कि चीजें क्या होना चाहिए, सैंपलिंग कैसी होनी चाहिए, स्ट्रेटिफाइड होनी चाहिए। क्लियर कट है। तो जब आप जो है अलग अलग चीजों को स्ट्रेटिफाइड करते हैं, लेयर क्रिएट करते हैं, जैसे कि इसको एक बेसिक समझने का कोशिश कीजिएगा। इन प्रैक्टिकल हम देखते हैं, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशंस का, मान लीजिए सपोज हम लेक्चरशिप के लिए या नेट केयर के लिए तैयारी करते हैं, सबसे पहले हम एक बहुत सारी किताबें खरीद के ले आते हैं। आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है ना कि आप उसमें से जो है बहुत सारी किताबें खरीदते आते हैं, शुरू में एक जुनून होता है कि हमें करना ही करना है, नहीं आओ। फिर आप देखते हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें यूजलेस है, उतनी ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी जितना आपको लगा था। फिर आपने उसमें क्या हो रहा है, कुछ किताबों को एलिमिनेट करते हैं, कुछ आप उसको फिर सिंपल पेपर बनाते हैं, फिर अल्टीमेटली जो है आपके इधर आ जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं, सिलेबस को देख करके आप रिकॉल करने का कोशिश करते हैं कि आपको क्या, आपने प्रॉपर टॉपिक में क्या सीखा है, क्या समझा, ये टॉपिक प्रैक्टिकल कैसे बिहेव करता है। तो सिंपली आप यहाँ पे अलग अलग तरह का क्या तैयार हो जाता है, अलग अलग तरह का आपके लिए लेयर तैयार हो जाता है। तो स्ट्रेटिफिकेशंस मींस लेयर का फॉर्मेशन होता है ना। एक तरह से आप समझ सकते हैं कि दूध है, दूध से क्रीम आया, क्रीम से आपका क्या निकला, घी निकला। तो कहने का मतलब एक बड़ा सा लार्ज पॉपुलेशंस में हेट्रोजिनस कैरेक्टर का जो पॉपुलेशन है, ये जो यूनिवर्स है, उसमें से आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेटा बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। चौथा अगर बात करें सैंपलिंग में, तो वो हमारा क्या होता है, क्लस्टर सैंपलिंग होता है। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है, तो क्लस्टर सैंपलिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में चीजों को क्या कर रहे हैं, डिफरेंट अलग अलग ग्रुप्स में चीजों को डिवाइड कर रहे हैं, ए बी सी डी। अब यहाँ पे क्लस्टर में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए दिल्ली का ही हम लोग बात करते हैं, दिल्ली है, आप इसको दिल्ली को 4 जोन में आप बांट दिए, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, 4 जोन, अलग अलग जोन में आपने इसको क्या किया, रेक्टिफाई किया। तो यहाँ पे फ्रेंड क्लस्टर सैंपलिंग जो होता है, क्लस्टर सैंपलिंग में आपने क्या किया, ग्रुप में डिवाइड किया, बट नोबडी नो कि आपका उस पर्टिकुलर ग्रुप में या पर्टिकुलर आपका सेक्शन में कौन कौन सेलेक्ट होकर के आएगा। इसमें किसी के भी सिलेक्ट हो जाने की संभावना है, इसीलिए यह भी क्या है, क्लस्टर सैंपलिंग भी आपका क्या कहलाता है, तो प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग कहलाता है। तो फ्रेंड्स क्लियर कट ध्यान रखिए, क्वेश्चन निश्चित रूप से आपका यहाँ से बनने जा रहा है। तो क्लस्टर सैंपलिंग क्या कहता है, तो क्लस्टर सैंपलिंग आप समझ रहे हैं। तो अभी आपने क्या देखा कि सैंपलिंग जो है क्या होता है, मेथड ऑफ सिलेक्शन होता है, बार बार आपको कराया जा रहा है ताकि आपको आसानी से याद ही हो जाए। मेथड ऑफ सिलेक्शन है, 2 तरह का होता है, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो होता है वो 4 उसके पेरिफेरी होते हैं। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का 4 एरिया होता है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट होता है हमने आपको बताया कि रैंडम सैंपलिंग, यानी आप किसी को भी चुन सकते हैं रैंडमली। चलो आप खड़ा होकर के आइए, यानी कोई भी डाटा आप क्या हो रहे हैं, रैंडमली ले रहे हैं। समझ रहे हैं ना। जैसे बॉक्स का मैंने एग्जांपल दिया, एक बॉक्स है उसमें डिफरेंट कलर का आपका बॉल पड़ा हुआ है, हाथ डालेंगे तो किसी भी बॉल के आने की संभावना हो सकती है। रैंडम यानी यादृच्छिक संभाव्य प्रतिदर्श। फिर इसमें बॉक्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है, डिफरेंट कलर के बॉल हैं, अलग अलग ग्रीन है, व्हाइट कलर का, ब्लैक है, ब्लू है, एनी टाइप्स का हो सकता है। रैंडम सैंपलिंग आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। रैंडम सैंपलिंग के बाद हमारा जो सेकेंड सैंपलिंग हमने आपको बताया वो है आपका सिस्टमैटिक सैंपलिंग, यानी आप जो है हर एक पर्टिकुलर डिजायर नंबर को आपने क्या किया, रिक्वायर्ड किया, यानी सिस्टमैटिक वे से आपने क्या किया, सिलेक्शन करने का कोशिश किया। लेकिन हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पे से कौन सिलेक्ट होकर के आएगा, लेकिन आप हर दूसरे बंदे को क्या किए, सिलेक्ट किया। थर्ड हमारा था स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग, स्ट्रेटिफाइड स्तरीकृत वाला। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग हम देखते हैं क्या होता है। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग भी हमारे लिए बहुत सिंपल सा है, लेकिन इसके लिए जरूरी है हेट्रोजिनस ग्रुप होना चाहिए। ये भी आपके यूजीसी के क्वेश्चंस आए हुए हैं। हेट्रोजिनस सैंपलिंग, हेट्रोजिनस सैंपलिंग में हमने देखा कि आप डिफरेंट आपका फर्स्ट ऑफ ऑल आपका लेयर काफी बड़ा होता है, फिर इसमें से आपके पास बहुत सारा है, फिर इसमें से एक पर्टिकुलर चीज को आप सिलेक्ट करते हैं,
फिर इसमें से कुछ पर्टिकुलर आ जाता है, यानी आप इसमें क्या हो रहा है, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3 अलग अलग लेयर का क्या हो जाता है आपका फॉर्मेशन होता है। इसमें क्या होता है आपका अलग अलग लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। नेक्स्ट सैंपलिंग इज दैट इज कंसीडर्ड एज क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर में क्या होता है कि हम अलग अलग ग्रुप में चीजों को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लस्टर में क्या किया हमने, अलग अलग ग्रुप में चीजों को क्या किया, डिवाइड कर दिया। जब हम अलग अलग चीजों में ग्रुप में अलग अलग ग्रुप में चीजों को डिवाइड करते हैं तो हमें क्या दिखता है, ग्रुप्स दिखता है, लेकिन वो ग्रुप्स में कौन सिलेक्ट होकर के आएगा ये हमारा क्लियर नहीं होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपका क्लियर है कि क्लस्टर सैंपलिंग क्या होता है। तो जो सैंपलिंग में यूजीसी नॉर्मली क्या पूछता है कि आपको दे देगा, अभी जैसे नॉन प्रोबेबिलिटी को भी देख लेते हैं, आपको दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से कौन सा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है या इसमें से कौन सा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिकल उस सब्जेक्ट मैटर को आप कनेक्ट करके चल रहे हैं तो आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अदरवाइज आपको क्वेश्चंस को रटना पड़ता है कि अरे सैम्पलिंग क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है ना। तो यहाँ पे आप उसको वरी होने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर वे में आपको समझा दिया गया है कि होता क्या है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को भी देखते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या होता है, तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, सिंपल सा पार्ट्स है जिसमें किसी भी चुने जाने की संभावना को आपने प्रोबेबिलिटी को क्या किया, खत्म कर दिया। किसी के भी चुने जाने की संभावना को आपने समाप्त कर दिया। तो सबसे पहले इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है कोटा सैंपलिंग। अब जानते हैं कि कोटा क्या होता है, एक तरह से पहले से प्री डिटरमाइंड माइंड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। अब पहले से पता है, मान लीजिए हम कास्ट का ही बात करते हैं, जनरल कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी, तो हर जगह पे क्या है, कोटा को फिक्स किया गया है, इतना परसेंट इसके लिए, इतना परसेंट इसके लिए, इतना परसेंट इसके लिए। यानी आपने पहले से ही कोटा को क्या किया है, फिक्स कर रखा है। आर्मी पर्सन के लिए अलग, सबसे अब देखिए मेट्रो में आप देखते हैं कि पहला डब्बा लेडीज के लिए क्या किया, आपने रिजर्व कर दिया है, यानी लेडीज को क्या दे रखा है, कोटा देख रखा है। दिल्ली के बसेस में आपने लेडीज को फ्री रखा है, यानी लेडीज को आपने क्या किया, कोटा दे दिया है। यानी कोटा क्या होता है, प्री डिटरमाइंड है, अब पहले से क्या है, फिक्स है, पहले से आपको आपने क्या किया, सिलेक्ट कर रखा है। यानी आप जो है दूसरे ऑप्शंस पे जा ही नहीं रहे, यानी आपने किसी दूसरे के चुने जाने की संभावना को क्या किया है, पूरी तरह से खारिज कर दिया है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। तो यानी नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में सबसे बेस्ट आप क्या देखते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आपके सामने जो है वो है, उसका बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द कोटा सैंपलिंग। क्लियर कट है, इसमें आप किसको देख रहे हैं, कोटा सैंपलिंग को। कोटा है यानी सिंपल सा बात है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है, प्री डिटरमाइंड माइंड सेट को, प्री डिटरमाइंड माइंड सेट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। पहले से आपने डिटरमाइन कर लिया है कि किसको हमें क्या करना है, लेकर आगे बढ़ना है। तो कोटा सैंपलिंग इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल दिख रहा होता है। नेक्स्ट इज द कन्वीनियंस। नेक्स्ट है कन्वीनियंस। कन्वीनियंस में भी आप देख रहे हैं क्या, आप अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं। आप सुविधा के अनुसार मतलब आप पहले से डिटरमाइंड है कि आपको क्या चाहिए, यानी यहाँ पर भी आपने दूसरे की संभावना को क्या किया है, खत्म कर दिया है। उसी तरह से कन्वीनियंस के बाद आप देखते हैं जजमेंटल सैंपलिंग है। तो जजमेंटल सैंपलिंग में क्या होता है कि आप भी पहले से निर्णय ले चुके हैं, आप पहले से प्री डिटरमाइंड है व्हाट यू वांट टू डू। क्या आपको मास्टर कर करके नेट कर करके लेक्चरशिप में जाना है, या मास्टर करने के बाद सिविल सर्विस में जाना है, या अदर सर्विसेज में जाना है। पहले से आप क्या है, जजमेंट दे रखे हैं, आपने निर्णय ले लिया है, आप अपनी सुविधा के अनुसार चीजों को कर रहे हैं, तो यानी आप क्या है, कन्वीनियंस है, यानी आप प्री डिटरमाइंड है, आप पहले से सोच रखे हैं कि आपको करना क्या है। आपने सेकेंड ऑप्शंस को क्या किया, खारिज कर दिया है, सेकेंड ऑप्शंस को आपने रिजेक्ट कर दिया है, सिंपल सा बात। तो कन्वीनियंस हो गया, जजमेंटल हो गया, कोटा सैंपलिंग हो गया, ये सारे जो है आप पहले से क्या है, डिटरमाइंड है। इसी तरह से एक और यहाँ पे आपको समझना आसान हो जाएगा, वो हमारा पर्पसफुल सैंपलिंग। यानी आपका पर्पस क्लियर है कि आप क्या करना चाहते हैं, आप किसको लेना चाहते हैं, किसको सिलेक्ट करना चाहते हैं। पहले से आपने क्या है, आपका पर्पस पूरा है, आपने पहले से ही पर्पस क्लियर कर रखा है, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि आप किसको यूज करने वाले हैं, किस तरह के टूल्स को, रिसर्च टूल्स को यूज करना चाह रहे हैं। क्या आप इंटरव्यू को यूज करना चाह रहे हैं,
या केस स्टडी को यूज करना चाह रहे हैं, या सर्वे को यूज करना चाह रहे हैं, है ना, या क्वेश्चन आंसरिंग को यूज कर रहे हैं, जो हमारे रिसर्च के डिफरेंट टूल्स हैं उस टूल्स को आप यहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं, यूज करना चाह रहे हैं। तो ये पहले से डिटरमाइंड है, यू आर डिटरमाइंड, ऑलरेडी यू आर डिटरमाइंड। तो जहां पे आप पहले से ही डिटरमाइंड है वो सारे क्या होंगे, नॉन सैम्पलिंग होंगे, यानी आपने दूसरे के चुने जाने की संभावनाओं को क्या किया है, पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है। यू हैव रिजेक्टेड द ऑल ऑप्शंस एक्सेप्ट व्हाट यू वांट टू। सिंपल सा बात। तो इसमें कोटा सैम्पलिंग आप देखिए, पहले से कोटा डिटरमाइन कर रखा है, कन्वीनियंस यानी अपनी सुविधा के अनुसार आपने लिया, जजमेंटल आप निर्णय ले चुके हैं क्या करना है, पर्पस क्या है आपका, पर्पसफुल है। तो ये सारे आप इधर देख रहे हैं वो हमारा क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसको और भी आप देखिएगा, और भी यहाँ पे इसके और टाइप्स हैं। तो सबसे पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, ये हमारा स्नोबॉल सैम्पलिंग है, जिसपे यूजुअली बार बार क्वेश्चन है, स्नोबॉल सैम्पलिंग। ये भी आपका क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। सब नॉन स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है आपका, एक नेटवर्किंग सैम्पलिंग है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या है आपका, एक नेटवर्किंग सैम्पलिंग है। सिंपल सा बात समझने का कोशिश कीजिए, स्नोबॉल सैम्पलिंग है आपका एक नेटवर्किंग सैम्पलिंग है। इसमें आप क्या करते हैं, नेटवर्क तैयार होता है। सिंपल सा समझने का, जैसे आप देखिएगा कि आपने सुना होगा एक एमबे करके कंपनी होती है, जिसमें आप एक मेंबर बनते हैं, फिर आप अपने नीचे 3-4 को जोड़ते हैं, फिर नीचे वो 3-4 को जोड़ता है, ऐसा कुछ वो क्या होता है, एक चैन बन जाता है, एक नेटवर्क तैयार होता है। तो इस नेटवर्क से क्या फायदा होता है कि जिसपे आप यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, सपोज मैं यहाँ पे दिल्ली में बैठा हूँ एक, और यहाँ से हमने चेन तैयार किया, चेन तैयार कर करके हम क्या करें, ऐसे एरिया तक हम रिच कर गए हैं, यानी हम ऐसे पर्सन्स तक रिच कर गए हैं जहां तक हमें पहुंचना क्या हो गया है, पॉसिबल नहीं था, यहाँ पे बैठ के एज ए दिल्ली में बैठ करके। अब दिल्ली में बैठा हूं, अब दिल्ली में बैठ करके मैं चाहूंगा कि वहां पे किसी एक झारखंड या बिहार के एक रूरल एरिया के किसी पर्सन से कनेक्ट होना, तो ये चेन जो है ना, नेटवर्किंग, यानी हमें उसके बारे में जानना है, हार्ड टू रिच, जहां तक पहुंचना हमारे लिए संभव नहीं था इजी वे में, वहां पे हम नेटवर्किंग के थ्रू क्या हो जाते हैं, आसानी से पहुंच जाते हैं। यानी आप किस पर्टिकुलर ग्रुप के लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं और जहां पे आपके लिए पॉसिबल नहीं है ना, तो यानी आपको ग्रुप्स पता है, आप उसको नेटवर्किंग में आप जो इससे जुड़ेगा, अपने आप नेटवर्क का मतलब क्या हो गया, नेटवर्क में जुड़ने का मतलब आप चाह रहे हैं कि वो उसमें आए, आप चाह रहे हैं कि वो उसका पार्ट्स बने, है ना, आप चाह रहे हैं कि जो नेटवर्क में जुड़ेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा मेंबर होगा, हमारे लिए यूजफुल होगा। जो हमारे लिए नहीं है, नेटवर्किंग का पार्ट्स नहीं है, वो हम उसको कंसिडर नहीं कर रहे। तो नेटवर्किंग यानी स्नोबॉल सैम्पलिंग एक नेटवर्किंग को रिप्रेजेंट करता है, साथ ही साथ यह रिप्रेजेंट करता है कि हार्ड टू रिच, जहां पहुंचना पॉसिबल नहीं है, वहां स्नोबॉल सैम्पलिंग के थ्रू क्या हो जाता है, आसानी से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहुंच जाते हैं। एक और इसका टाइप्स रह रहा है, उसको भी देख लीजिएगा, और वह है हमारा डायमेंशनल सैम्पलिंग। समझने का कोशिश कीजिएगा, डायमेंशनल सैम्पलिंग। जब हम डायमेंशनल सैम्पलिंग का बात करते हैं, तो यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिए कि एक ही ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट का हम डिफरेंट डायमेंशंस में स्टडी करते हैं। सपोज कि आप एक पर्सन है, उसका आप इनकम से, उसका क्वालिफिकेशन से, उसके पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड है उससे, या अदर तरह से आप उसको क्या करते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में उसको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। डायमेंशनल मींस डायमेंशंस आप समझ रहे हैं कि अलग अलग उसका एस्पेक्ट क्या है, अलग अलग एंगल से हम उसको क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं, और वह एंगल किस एंगल से हम लोग रेक्टिफाई करना चाहते हैं वो हम डिटरमाइंड करके चलते हैं कि इस नटसेल पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हमको जस्टिफाई करना है, इसको सिलेक्ट करना है। चूंकि हम डिटरमाइंड होकर के कर रहे हैं, तो ये नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को क्या कर रहा होता है, रिफ्लेक्ट या रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लाइक अगर आप मान लीजिए, जस्ट सिंपल सा समझने का कोशिश कीजिए, आप मैरिज के लिए जा रहे हैं, एक लड़का है या लड़की को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, लड़का को सिलेक्ट देते हैं तो क्या देखते हैं कि सबसे पहले आप उसका देखते हैं कि किस तरह से उसका लुकिंग है, फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, फिर आप देखते हैं उसका क्वालिफिकेशंस क्या है, फिर देखते हैं उसका इनकम क्या है, फिर उसका फैमिली का बैकग्राउंड देखते हैं,
ये सारे आप और भी चाहे आपका एस्पेक्ट्स हो सकता है, यानी एक ही पर्सनैलिटी को कंपेयर करके अलग अलग डायमेंशन से जब आप उसको क्या करते हैं सामने लाने का कोशिश करते हैं तो ये हमारा क्या कहलाता है, डायमेंशनल सैंपलिंग कहलाता है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपने यहाँ पे देखा कि सैंपलिंग जो होता है मेथड ऑफ सिलेक्शन होता है। सैंपलिंग क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन है, यानी आपको चुनने का एक तरीका है कि आप किस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं चीजों को अपने रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं रिसर्च का सेंटर पॉइंट है क्या, प्रॉब्लम्स है। और रिसर्च के जो पूरा प्रोसेस है, हम उस प्रॉब्लम को जो हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सैंपलिंग के माध्यम से हम जो है डाटा को कलेक्ट करने में हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है उसका रोल होता है सैंपलिंग का। अगर हम सैंपलिंग के तरीकों को लेकर चलते हैं तो बहुत आसानी से हम लोग इसको रेक्टिफाई करते हैं। इन शॉर्ट एक बेसिक्स आपको रिवाइज करा देते हैं। सैंपलिंग क्या है, मेथड ऑफ सिलेक्शन है। सैंपलिंग दो तरह का होता है, एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होता है, दूसरा नॉन प्रोबेबिलिटी होता है, संभाव और गैर संभाव। प्रोबेबिलिटी में किसी के भी चुने जाने की क्या होती है, संभावना होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी में अब पहले से डिटरमाइंड है कि किसको चुनना है। प्रोबेबिलिटी का सैंपलिंग का पहला एग्जांपल हमने बात किया, पहला इसका टाइप्स है वो है रैंडम सैंपलिंग है। रैंडम ने आप देखा जैसे हमने क्लासरूम में वो बताया है कि एग्जांपल की टीचर पढ़ा रहे हैं, किसी को रैंडमली खड़ा कर दिया, तो वो हमारा किसका एग्जांपल हो गया, रैंडम सैंपलिंग का एग्जांपल हो गया। उसके बाद सेकंड हम देखें सिस्टमैटिक सैंपलिंग। सिस्टमैटिक सैंपलिंग में देखते हैं किसी का भी सिस्टम, लेकिन क्रम से, जो एक पर्टिकुलर नंबर को आप चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर नंबर पे एक पर्टिकुलर सीरीज से एक पर्टिकुलर सिस्टमैटिक तरीके से आप किसी को भी चुन के सकते हैं। एक पर्टिकुलर नंबर आपने डिटरमाइन किया कि हर दूसरा बच्चा हमें चाहिए हर रो से। अब वो हर दूसरा बच्चा कौन होगा हमें नहीं पता है, एज ए टीचर हमें नहीं पता है, तो ये क्या हो गया, सिस्टमैटिक हो गया। वहीं हम देखें हेट्रोजिनस में, हेट्रोजिनस यानी जो हमारा जो है आपका स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग होता है, उसका मेन कैरेक्टर्स होता है वो कहाँ पे बेसिकली अप्लाइड होता है, जब हमारा यूनिवर्स या पॉपुलेशन हेट्रोजिनस होता है। उसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर को चूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, फिर हम सेकंड लेवल में फिर दूसरे लेवल को चूज करते हैं, फिर हम तीसरे को चूज करते हैं, फिर चौथे को चूज करते हैं। इस तरह से हमें डिफरेंट लेयर तैयार होता है। तो स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में भी जो होता है किसी के भी आने की संभावना होती है, इसलिए स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग जो है वो भी हमारा किधर होगा, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में हम चीजों को क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। लेकिन यह पर्टिकुलर ग्रुप में कौन आएगा, मान लीजिए क्लास में 40 बच्चे, हम 4 सेक्शंस बोलते हैं और हम बोल दिए कि इस ग्रुप में यहाँ से यहाँ तक के रोल नंबर के बच्चे आएंगे, यहाँ से रोल नंबर, यहाँ के यहाँ रोल नंबर। अब उसमें कौन कौन आ सकता है वो पहले से हमें माइंडसेट क्लियर नहीं होता। हालांकि स्कूल का एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो एज ए टीचर पता होता है, बट इन प्रैक्टिकल मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से आप समझिए। जैसे हमने कहा कि दिल्ली को डिफरेंट जोन में बांट दिए, 4 जोन में बांट दिए, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन। अब नॉर्थ जोन में कौन सा पॉपुलेशन आएगा, कितना पॉपुलेशन आएगा, ये हमें पहले से पता नहीं होता। वहाँ पे SC/ST कैटेगरी के लोग कितना है, कितना क्वालिफाइड है, कितना वुमेन्स है, ये हमें पता नहीं होता। लेकिन हम ग्रुप स्टडी करने के लिए उसको क्या क्या करते हैं, क्लस्टर में डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ गया क्या आपका, सबसे पहले रैंडम आ गया, फिर सिस्टमैटिक आ गया, फिर स्ट्रेटिफाइड हो गया और क्लस्टर हो गया। यानी 4 सैंपलिंग जो है आपका बेसिकली किधर आ रहा है, आपका प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आ रहा है। सेकेंड है हमारा नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में आप क्या देखते हैं, नॉन प्रोबेबिलिटी मतलब आप पहले से डिटरमाइंड है। इसका सबसे बेहतर एग्जांपल है कोटा। कोटा में हम जानते हैं कि कोटा एक तरह का क्या है, रिजर्वेशंस को रिप्रेजेंट करता है। आपने मेट्रो में एक पर्टिकुलर एक डब्बा जो है पूरा वुमेन्स के लिए रिजर्व कर दिया, इसका मतलब है मेल की आने की संभावना को आपने क्या किया, उधर रिजेक्ट कर दिया, खत्म कर दिया। यानी आप पहले से डिटरमाइंड है, आपका माइंडसेट क्या कहता है, आप क्या चाहते हैं, वो पहले से आपने क्या किया, क्रिस्टल क्लियर कर रखा है। फिर है आपका कन्वीनियंस, यानी सुविधा के अनुसार आप ले रहे हैं, तो डेफिनेटली सुविधा है तो आप वही लीजिएगा जो आपकी जरूरत की चीजें, जो आपकी सुविधा आपकी जरूरत को पूरा कर रहा है, या जो चीज आपको आसानी से मिल पा रहा है, तो वो आपका क्या हो गया, कन्वीनियंस हो गया। जजमेंटल भी आप देख रहे हैं, निर्णय ले लिए कि क्या करना है, कैसे करना है, तो वो जजमेंटल हो गया। नेक्स्ट वन इज द
आपका पर्पसफुल भी आप देख रहे हैं। तो पर्पस में भी आप क्या देखते हैं, आप पहले से अपने उद्देश्य को क्या किए, रेक्टिफाई किए। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइफ में करने का, लेकिन आपने डिटरमाइन किया है कि हमें लेक्चरर बनना है, हमें देश की सेवा करना है प्रोफेसर्स के रूप में। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि टीचिंग जो है या जो आपका जो है नेशन बिल्डिंग के लिए, सोशल रिफॉर्म करने का सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म अगर कोई प्रोवाइड करता है तो हमारा क्या है, टीचिंग है। लॉन्ग टर्म्स तक आप अपने आइडियाज़ को अपने स्टूडेंट के थ्रू क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते रहते हैं। तो ये हमारा देख रहे हैं, इधर हमने देखा किस चीज को, आपका ये पर्पस को। नेक्स्ट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग काफी इंपॉर्टेंट सैम्पलिंग है, ये एक नेटवर्किंग सैम्पलिंग को रिप्रेजेंट करता है। स्नोबॉल सैम्पलिंग क्या होता है, एक नेटवर्किंग सैम्पलिंग को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट करता है। यानी आप यहाँ से नेटवर्क के थ्रू, अलग अलग नेटवर्क के थ्रू क्या होते हैं, आसानी से चीजों के पास क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। यहाँ पे आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपने क्या किया, नेटवर्क बनाया, यहाँ से फिर इसमें इसके साथ आपका कनेक्ट हो गया चीजें, इसके साथ चीजें कनेक्ट हो गई, फिर इधर आया आपका, इसके साथ चीजें क्या हो रही है, कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट हो रही है, कनेक्ट हो रही है। तो इस तरह से अलग अलग तरह का आपको क्या हो रहा है, नेटवर्क तैयार होता जा रहा है। जैसे आप देखते हैं नाव की अभिखंडन जिस तरह से होता है, उसी तरह से आप इधर समझ सकते हैं, अलग अलग तरह से नेटवर्क है। यानी नेटवर्क में आप जिसको चाहते हैं वो अपने आपका नेटवर्क का क्या हो जाता है, पार्ट बन जाता है। यानी आप पहले से डिटरमाइंड है, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, आपका पर्पस पूरा पहले से क्लियर है, तो स्नोबॉल सैम्पलिंग जो है हार्ड टू रीच, जिसके पास आपको पहुंचना आसान नहीं होता, उसके पास भी आप स्नोबॉल सैम्पलिंग के माध्यम से इजी वे में क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट जो था वो है डायमेंशनल सैम्पलिंग है। डायमेंशनल सैम्पलिंग सिंपल सा सैम्पलिंग है। डायमेंशनल सैम्पलिंग में हमने देखा कि एक ही इंसान का, एक ही ह्यूमन बीइंग का, एक ही सब्जेक्ट का, एक ही ऑब्जेक्ट का हम कंपेयर करके अलग अलग डायमेंशंस हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। और जब हम एक ही चीज का अलग अलग अप्रोच से अलग अलग डायमेंशन पे कंपेयर करते हैं तो एक कंक्रीट डिसीजन हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है। हम एक बेहतर कंक्लूजन की ओर क्या कर जाते हैं, मूव कर जाते हैं। सिंपल सा है फ्रेंड। तो ये आप देख लिए कि सैम्पलिंग जो हो गया, सैम्पलिंग मेथड ऑफ सिलेक्शन है, दो तरह का हो गया, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या आ गया, तो सिंपल सा बात है, रैंडम सैम्पलिंग आ गया, सिस्टमैटिक आ गया, स्ट्रेटिफाइड आ गया एंड क्लस्टर आ गया। नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या क्या आया, तो आपका नॉन प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या आया, कोटा आ गया, पर्पसफुल आ गया, जजमेंटल हो गया, कन्वीनियंस हो गया, स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया एंड लास्ट वन इज द डायमेंशनल सैम्पलिंग हो गया। तो फ्रेंड इस तरह से हमारा सैम्पलिंग का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अब फ्रेंड्स एक बेसिक आपको कहेंगे कि आप लोग हमारे क्लास से निश्चित रूप से जुड़िए और हमारा निश्चित रूप से है कि आपका सिलेक्शन होगा। ये हमारा नंबर है 8920238662। 100% सिक्योरिटी है कि आपका सिलेक्शन होगा ही होगा, श्योर। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हुए हैं।